थोड़ी से प्रोसेस को समझिए, फॉर्मूले याद रखिए। पंखा है हमारा, ये ऐसे घूमता है तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। जितने भी सतत निकाय पढ़ेंगे ये सारे के सारे याद रखने हैं। परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है? ठोस बेलन को पिचकाऊंगा तो भैया ठोस बेलन पिचका दिया तो वो तो पूरा भरा हुआ है, एक प्लेट बनेगी। यहां से मैंने फिक्स कर दिया, अब यहां से बल लगाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से घूर्णन करेगा। कुछ नहीं करना है, या तो इस दूरी का लंबवत घटक ले लो और फिर बल से गुणा कर दो, बल भी जीरो हो जाए, टॉर्क भी जीरो हो जाए, तो ये जो वस्तु है ये साम्य अवस्था में आ जाएगी। जितना घूमेगा उतना ही आगे भी जा रहा है, इसको बोलते हैं शुद्ध लौटनी गति। तो ये ज्यादा बल लगाना, कम बल लगाना, इसका पता कैसे लगता है? हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होंगी। तो बेटा, जो हमारी माइंड मैप की सीरीज चल रही है उसमें आज अपन एक और लेक्चर लेके आ गए हैं जिसका नाम है घूर्णन गति। देखिए बेटा, ये चैप्टर भी बहुत आसान है। अगर सिंपल सी बात करें तो हमारे नीट के प्रोस्पेक्टस से बहुत आसान आसान सवाल आते हैं। थोड़ी से प्रोसेस को समझिए, फॉर्मूले याद रखिए, हम आराम से इस चैप्टर में सवाल लगा सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, क्या है घूर्णन गति, समझते हैं इसके बारे में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा घूर्णन गति। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है, क्या नहीं होती है। उससे पहले कि दृढ़ पिंड क्या होते हैं, दृढ़ पिंडों के बारे में जानते हैं बेटा। दृढ़ पिंड देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं साधारण भाषा में, तो दृढ़ पिंड वो होते हैं, जैसे ये पेन ले लिया मैंने, पेन के यहां पर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये जो दूरी है ये हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा कि ये मेरे पास में दृढ़ वस्तु है, ये मेरे पास में एक रिजिड वस्तु है, एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आती है? तो यहां पर परिभाषा में लिखा है कि एक दृढ़ वस्तु बहुत अधिक संख्या में पदार्थ के कणों का संयोजन है। जो भी दृढ़ वस्तु होती है ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि हम मान लें कि हमारे खाना खाने वाली जो प्लेट है ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़ी प्लेट बनाई गई, एक निकाय बनाया गया है। तो एक दृढ़ वस्तु बहुत अधिक संख्या में पदार्थ के कणों का संयोजन है जो परस्पर दूरियों को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। मतलब इन कणों की जो आपस की दूरियां हैं वो कभी भी बदल नहीं सकती है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? दृढ़ वस्तु बोलते हैं या दृढ़ पिंड बोलते हैं। यानी कि वे किसी भी परिस्थिति में विरूपित नहीं होते हैं। मतलब इनकी आकृति हमेशा एक जैसी रहती है। इस आकृति में बेटा जी कोई बदलाव नहीं आता है। जब किसी वस्तु की दो कणों के बीच की दूरी कभी ना बदले और किसी वस्तु की आकृति हमेशा एक जैसी रहे तो उसी को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये दृढ़ पिंड गति कितने टाइप से कर सकता है। तो इन दृढ़ पिंडों की गति के बारे में अगर हम सीखेंगे बेटा जी तो बहुत आसान है। सबसे पहले अपन बात करें तो ये होती है स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति की अगर बात करूं तो ये वो गति है कि वस्तु एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाए। मान लो कि मेरे पास में एक बक्सा रखा है, यहां पर इसको उठाया मैंने यहां से और इसको यहां पर लेके आ गया, तो ये थी स्थानांतरित गति। या ऐसे मान लो कि जैसे मैं यहां से चल रहा हूं तो ये है स्थानांतरित गति। ये क्या रहेगी? स्थानांतरित गति। लेकिन अगर बात करूं मैं घूर्णन गति, जैसे ये पंखा है हमारा, ये ऐसे घूमता है तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। तो यहां पर एक ब्लॉक था हमारे पास में जिसका द्रव्यमान m है बेटा जी, और ये द्रव्यमान यहां से चलकर यहां पहुंच गया है। इसका मतलब इसने स्थानांतरित गति करी है। और घूर्णन गति का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक साइकिल का टायर है और ये टायर इसी जगह पर, मैंने टायर को यहां पर पकड़ लिया और इसको घुमाने लग रहा हूं, तो ये टायर घूमने लग गया, अपनी ही जगह पर घूम रहा है। बात समझ में आती है? ये आगे नहीं जा रहा है, बस यहीं पर मैंने टायर को पकड़ लिया ऐसे और ये टायर को घुमा दिया तो टायर घूमने लगा। तो ये है घूर्णन गति। बात समझ में आती है? क्या है? घूर्णन गति। फिर बात करते हैं आगे संयुक्त स्थानांतरण व घूर्णन गति कि अगर कोई वस्तु आगे भी चले, जैसे स्थानांतरण गति का मतलब सिर्फ आगे चलना और घूर्णन गति का मतलब घूमना। जब कोई वस्तु एक साथ आगे भी चले और उसी समय घूर्णन भी करे तो उसको अपन बोलते हैं संयुक्त स्थानांतरण व घूर्णन गति। जैसे कि ये जो टायर था हमारे पास में, ये अब आगे भी चल रहा है घूमते घूमते, यहां से कुछ इस तरीके से ये ऐसे चलने लगा, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा जी क्या? संयुक्त स्थानांतरण व घूर्णन गति। फिर आगे बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे लिए बेटा जी। हम अगर घूर्णन अक्ष के बारे में जान लिए, अगर हमें घूर्णन अक्ष का आइडिया लग गया है कि घूर्णन अक्ष क्या है,
तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि यहां पर जब भी अपन सारी चीजें से अपन पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में बलागुण पढ़ेंगे, फिर अपन इसमें कोणीय संवेग पढ़ेंगे बेटा जी, ये सारी की सारी बातें घूर्णन अक्ष पर ही निर्भर करती है। और फिर बात करूं जैसे जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण भी घूर्णन अक्ष के ऊपर ही निर्भर करेगा। बात समझ में आती है? अगर हमने घूर्णन अक्ष के बारे में आइडिया लगा लिया है कि घूर्णन अक्ष क्या है, क्योंकि हर एक घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इन जो हमने अभी जो भौतिक राशियां बोली है, जड़त्व आघूर्ण, बलाघूर्ण और कोणीय संवेग, ये घूर्णन अक्ष बदलते ही इनके मान भी बदल जाते हैं। इसका मतलब यही कहानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना है। तो देखिए घूर्णन अक्ष क्या होती है बाबा, यह वह काल्पनिक अक्ष है, ये एक वह काल्पनिक अक्ष है जिसके सापेक्ष कोई कण घूर्णन गति करता है या घूमने लगता है। जैसे कि हमारे पास में पंखा होता है, पंखा क्या होता है, पंखा इस तरीके से होता है, यहां पर ये घूमता रहता है, तो ये इसकी जो पाइप लगी हुई होती है पंखे से, ये जो यहाँ पर नली बनी हुई होती है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है, इसके सापेक्ष ही पंखा घूमने का काम करता है बेटा जी। तो ये घूर्णन अक्ष है। जैसे कि यहां मैं बात करूं, मैंने यहां पर ये एक चकती ले रखी है, यहां पर ये एक चकती है बेटा जी, और ये चकती को अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से घूम रही है। ये जो चकती है ये कुछ इस तरीके से घूम रही है। इसको अगर देखेंगे तो ये यहां से घूमने का काम करती है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया है, घूर्णन अक्ष बोल दिया है। इसको मैंने क्या बोल दिया है, घूर्णन अक्ष बोल दिया है। आगे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, यहां से ये एक और चकती ली है जिसमें घूर्णन अक्ष ये है, और ये चकती कुछ इस तरीके से घूमती है, तो ये है घूर्णन अक्ष, ये है घूर्णन अक्ष। बात समझ में आती है बेटा जी? तो यहां से अगर देखें, आगे ये टायर है मेरे पास में, आपको टायर ले लिया जो इस तरीके से घूम रहा है, तो ये इसकी एक घूर्णन अक्ष हो गई है। बात समझ में आती है? तो घूर्णन अक्ष का पता लगाना है हमें बेसिकली कि घूर्णन अक्ष क्या होती है। ये एक काल्पनिक अक्ष होती है जिसके सापेक्ष कोई कण घूर्णन गति करता है। फिर आगे हम बात करें तो हमारे लिए सबसे पहला टॉपिक घूर्णन गति का है, वो है जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहला जो बिंदु है वो है जड़त्व आघूर्ण। जैसे हमने सरल रेखा में गति पढ़ा था, और उसमें हम जब गति के समीकरणों के बारे में जा रहे थे बेटा जी, तो बाबा हमने वहां पर क्या सीखा था कि जब कोई वस्तु को बल लगाया जाता है तो वो वस्तु अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जब अपन किसी वस्तु पर बल लगा रहे होते हैं तो वो वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। उसे हम क्या बोले थे, उसको अपन क्या बोले थे, गति का जड़त्व। उसको अपन क्या बोल रहे थे, गति का जड़त्व बोलते थे। बात समझ में आती है कि भाई मैं यहां पर रुका हूं, मेरे को दो लोग खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं यहां पर एकदम जम के खड़ा हूं कि नहीं नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को ले जाओगे, नहीं ले जा पाओगे तुम, है। लेकिन उन्होंने बल बढ़ा दिया तो मैं चलने लगा। बात समझ में आती है? लेकिन जब तक बल ज्यादा नहीं है या कुछ हद तक हम बात कर रहे हैं, कुछ हद होती है, उसके बाहर हमें बल लगाना पड़ता है जब ही ऑब्जेक्ट चलता है, अन्यथा ऑब्जेक्ट नहीं चल पाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। उसको हम उसका जड़त्व कहते हैं, उसको हम उसका क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो सरल रेखा में तो जड़त्व हो गया। ऐसा ही घूर्णन गति में होता है कि हम किसी वस्तु को घुमाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि टायर ले लिया हमने, साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दिया है हमने, और साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके हम टायर को घुमाना चाहते हैं, लेकिन टायर अगर घूम नहीं रहा है, वो अपनी घूर्णन में होने वाले परिवर्तन का अगर विरोध करता है, घूर्णन गति की जो अवस्था है उसका अगर विरोध करें, तो बेटा जी हम क्या कहते हैं, उसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और ये जड़त्व आघूर्ण बेसिकली हमें इस बात का आइडिया देता है, इस बात के बारे में बताता है हमें कि हमें कितने बल की जरूरत है। कि भैया ज्यादा जड़त्व आघूर्ण होगा या ज्यादा जड़त्व होगा तो हमें उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। कि भाई द्रव्यमान पर निर्भर करता है, भारी भरकम द्रव्यमान को या कोई भारी वस्तु को उठाने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, उसको धक्का लगाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ये ज्यादा बल लगाना, कम बल लगाना, इसका पता कैसे लगता है? इसका पता एक्चुअली में हमें इस जड़त्व से ही लगता है। जिसका जड़त्व ज्यादा होता है उसके लिए बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हमें एक आइडिया देता है, एक हमें आइडिया देता है किसका, कि हमें कितने बल की जरूरत है। ज्यादा जड़त्व तो ज्यादा बल, कम जड़त्व तो कम बल। तो देखिए यह वह गुण है जिसके कारण किसी अक्ष पर घूर्णन करती हुई वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उस अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है।
कि ये हमारे पास में घूर्णन अक्ष है, यहां पर हमारे पास में ये एक द्रव्यमान है बेटा जी, जिसको हम यहां पर घूर्णन कराना चाहते हैं। यदि ये द्रव्यमान अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर ले तो उस विरोध को ही हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसको हम आई से लिखते हैं, और ये जैसे द्रव्यमान m है और ये इसकी दूरी r दे रखी है, तो ये जो जड़त्व आघूर्ण है बेटा I बराबर ये होता है mr² के बराबर। अगर ये दूरी इसके बीच की r है तो ये होता है किसके बराबर बेटा जी, mr² के बराबर होता है। और मान लो कि मेरे पास में यहां पर ये जो कणों का निकाय है इसमें मेरे को सिर्फ एक ही कण दिया है। अगर मेरे पास में 2 3 4 20 100 बहुत ज्यादा कण हो जाए तो कैसे इनर्शिया निकालेंगे हम, कैसे जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। ये होता है I बराबर m1r1² प्लस m2r2², और ऐसे चलते जाएंगे प्लस mn/r(n)² और डिवाइडेड ये आ जाएगा हमारे पास में कुल जड़त्व आघूर्ण। बात समझ में आती है। फिर इसको हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से कि ये आ गया mi/r(i²), जिसमें i का मान 1 से शुरू होकर n तक जाता है। जितने द्रव्यमान होंगे उतने, तो ले दे के बात करें तो जितने भी पिंड होंगे सबका अलग अलग जड़त्व आघूर्ण निकालना है और लास्ट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबका अलग अलग निकालेंगे और सबको लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यही होता है हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, कि मैं मान लूं कि मेरे पास में यहां पर ये एक 2 kg का द्रव्यमान है और ये एक 3 kg का द्रव्यमान है। यहां से ये 2 मीटर और ये यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहां से इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा बेटा जी, इसके लिए m और इसकी दूरी r, तो mr², तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस द्रव्यमान m 3 और r², इसकी दूरी कितनी 3, तो ये कितना हो गया है 9। तो आ जाएगा हमारे पास में, इसको हल कर लेंगे जड़त्व आघूर्ण। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण समझना है कि यहां पर m तो है क्या, कण का द्रव्यमान। m क्या है बेटा जी, कण का द्रव्यमान है, और इसके साथ साथ ये जो r लिखा है, ये जो हमने यहां पर r लिखा है, ये r की परिभाषा को समझ लीजिए बेटा जी। ये कोई ऐसी वैसी दूरी नहीं है, ये कण की कोई ऐसी वैसी दूरी नहीं है, ये एक बहुत ही खास दूरी है, जो कि ये जो घूर्णन अक्ष दी हुई है यहां से लंबवत दूरी है। ये घूर्णन अक्ष से कौन सी दूरी है, लंबवत दूरी है। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो लिखेंगे कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी को दिखाता है बेटा जी। ये कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी को बताता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस परिभाषा को ध्यान में रखना, क्योंकि जैसे कि मान लो एक उदाहरण ले लूं मैं, कि मेरे को यहां पर ये एक 2 kg का द्रव्यमान दिया है बेटा जी, और इसकी यहां से ये 37 डिग्री का कोण है, और यहां से मान लो कि ये मेरे को 10 मीटर दिया हुआ है। तो मैं अगर यहां पर इसका जड़त्व आघूर्ण mr² में मास 2 और r बोले तो 10 10 का स्क्वायर कर देता हूं, तो बेटा जी ये गलत है। और मैं तुम्हें बार बार कह देता हूं, ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, पाप के हत्थे चढ़ जाओगे, क्योंकि -1 करके आओगे। बात समझ में आती है? तो ध्यान से सुनिएगा, हमें सिर्फ लंबवत दूरियां लिखनी होती है। तो इसकी दूरी की बात करूं तो ये मेरे पास में घूर्णन अक्ष है, और घूर्णन अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मेरे को ये वाली दिशा लेनी है, और इस दिशा को निकालने के लिए ये तुम्हारे पास में समकोण त्रिभुज आ गया है। इसको हल करेंगे तो ये तुम्हारे पास में दूरी आ जाएगी, फिर mr² कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आती है? आगे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। आगे हम बात करने से पहले ये कुछ पॉइंट थे हमारे जो रह गए थे, ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट क्या कहते हैं कि जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता। जड़त्व आघूर्ण बेटा जी एक तो घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है, कि अगर मैं घूर्णन अक्ष बदल दूंगा तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी बदल जाएगा। फिर दूसरा है द्रव्यमान वितरण, कि अगर एक समान द्रव्यमान वितरण है और एक होता है असमान द्रव्यमान वितरण, तो घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान का वितरण कैसा किया गया है ये उस बात पर भी निर्भर करता है। और तीसरा है घूर्णन अक्ष से दूरी, कि भाई मेरे को यहां से देखने को मिला कि जड़त्व आघूर्ण बराबर mr² है, तो जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान के समानुपाती है, और जड़त्व आघूर्ण इस
दूरी के भी समानुपाती है। इसका मतलब द्रव्यमान जितना ज्यादा दूर होगा, जड़त्व आघूर्ण भी उतना ही ज्यादा होगा, और द्रव्यमान जितना ज्यादा नजदीक होगा, जड़त्व आघूर्ण भी उतना ही कम होगा। बात समझ में आती है? तो ये समानुपाती है इसके। फिर आगे बात करते हैं वस्तु का द्रव्यमान, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। ध्यान से देखिएगा, समानुपाती है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जड़त्व आघूर्ण भी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। उसको घूर्णन कराने के लिए हमें उतने ही ज्यादा बल की जरूरत भी पड़ेगी। बात समझ में आती है? सिंपल सी कहानी है। आगे हम चलते हैं बेटा जी। तो हमें दिया गया कि कुछ सतत निकायों का जड़त्व आघूर्ण, सतत निकायों का जड़त्व आघूर्ण, दो तरीके के निकाय होते हैं, एक असतत और दूसरा सतत। जैसे दो अलग अलग द्रव्यमान रखे हैं ऐसे, तो इनको बोलते हैं बेटा जी असतत। इनको क्या बोलते हैं? असतत, कि अलग अलग बिंदुओं पर, या इनको लिख देते हैं बिंदु द्रव्यमान। तो ये असतत हो गया है। फिर आगे हम बात करें तो हमारे पास में आ गया है बेटा जी सतत निकाय। सतत निकाय की बात करें तो सतत निकाय का मतलब होता है कि ये बिंदुओं से बना हुआ या छोटे छोटे कणों से मिली हुई एक दृढ़ पिंड है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ एक दृढ़ पिंड है। तो देखिए कैसे इसका जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है एक समान छड़। इनको याद करना है बेटा जी। ये अब जितने भी निकाय हम पढ़ेंगे, ये जो जितने भी सतत निकाय पढ़ेंगे, ये सारे के सारे याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे फॉर्मूले या सीधे सीधे इनका जड़त्व आघूर्ण पूछ लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं इनका जड़त्व आघूर्ण याद करूंगा तो साथ के साथ मैं ये भी याद करूंगा कि कौन सी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष ये जड़त्व आघूर्ण आया है। क्योंकि मैंने अभी सीखा कि जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है। अगर घूर्णन अक्ष बदल जाएगी तो जड़त्व आघूर्ण भी बदलेगा रे बाबा। बात समझ में आती है? अगर तुम्हें घूर्णन अक्ष ही नहीं पता है ना तो खेल खत्म, निपट जाएंगे हम। बात समझ में आती है? हम याद करके जाएगा, बहुत विश्वास से जाएगा कि भैया हमको सब आता है, हम तो सारा जानते हैं, लेकिन वहां जाएंगे तो खेल खराब हो गया। क्योंकि हमने जड़त्व आघूर्ण याद किया था, किसी अक्ष कोई पता ही नहीं ऐसी अक्ष जिसके सापेक्ष हमने जड़त्व आघूर्ण याद कर लिया, लेकिन पूछ लिया कोई और, हमारा तो खेला ही खत्म हो जाएगा ना बाबा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि अगर हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं तो वो उसमें यह भी जानना है कि कौन सी घूर्णन अक्ष है। तो सबसे पहले इस छड़ की अगर मैं बात करूं तो मेरे को एक L लंबाई की छड़ दी गई है, जिसमें बोला गया कि इसके किसी किनारे से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, इसके किसी किनारे से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। तो ये छड़ है बेटा जी, इसकी लंबाई हमें दी गई है L और इसका द्रव्यमान हमें दिया गया है M, और ये है इसकी घूर्णन अक्ष जो कि इसके किसी एक किनारे से होकर गुजरती है, जो कि इसके एक किनारे से होकर गुजरती है। तो इसका जो इनर्सिया है बेटा जी वो होता है I बराबर ml स्क्वायर बाई 3। कितना हो जाएगा? I बराबर ml स्क्वायर बाई 3। ये हमको ऐसे की ऐसे याद रखने का है। फिर ये ज्ञात कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि मैं असतत निकायों की जैसे करूं कि मान लो कि मैंने यहां पर एक छोटा सा इसका एलिमेंट काट लिया है। अगर मैं बात करूं, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसकी जो लंबाई है वो dx है और इसका द्रव्यमान कितना dm, और यहां से इसकी जो दूरी है बेटा जी ये x है। इसकी यहां से दूरी कितनी x दी गई है। तो मेरे को पता है कि मैं अगर इस छोटे से कण का द्रव्यमान, इस छोटे से कण का जो द्रव्यमान है वो dm है और इसकी वजह से इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ये ज्ञात करता हूं। मेरे को पता है कि जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। यहां पर m क्या है? इसका इस छोटे से कण का द्रव्यमान है dm और इसकी यहां से दूरी कितनी x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर गुणा dm, इनर्सिया बराबर ये। अब क्योंकि मैंने तो एक ही कण लिया है लेकिन यहां पर तो बहुत सारे कण हो सकते हैं। जब ऐसे बहुत सारे कण हो तो इसका हम क्या करते हैं बेटा जी? समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। और यहां पर ये dm हमें पता करना है और ये dm कितनी दूरी का द्रव्यमान है? dx दूरी का। जब अपन द्रव्यमान केंद्र पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, क्योंकि यहां पर ये एक रेखा बनाई गई है। तो यहां से मेरे को dm बराबर कितना मिल जाएगा बेटा जी? कुल द्रव्यमान m बटा कुल लंबाई l, इसमें रखेंगे और 0 से l तक चले जाएंगे। तो ये याद रख लीजिएगा कि असतत निकायों का
तो हमने देख लिया। अब सतत निकायों की बात करें तो आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर डीएम हो जाएगा। और इस केस की अगर बात करूं तो इनर्शिया आई बराबर 0 से एल, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। और क्योंकि मेरे को डीएम की जरूरत थी तो मैंने क्या कर दिया, इसके द्रव्यमान घनत्व को इसकी दूरी से गुणा कर दिया, तो यह आ जाएगा m बटा एल गुणा dx। इसको बाहर बुला लेंगे m बटा एल को, और इसका समाकलन x की घात 3 बटा 3, कहां से कहां तक, 0 से l तक, इसको सोल्व करेंगे तो हमें ml स्क्वायर बाई 3 मिल जाएगा बेटा जी। फिर आगे अगर मान लो कि इसकी घूर्णन अक्ष को बदल दें हम, किनारे पर ना होके अगर ये घूर्णन अक्ष बेटा जी मध्य बिंदु पर आ जाए या द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरे, कि द्रव्यमान केंद्र से लंबाई के लंबवत गुजरने वाली घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, ये द्रव्यमान केंद्र होता है मध्य बिंदु पर और ये इसकी लंबाई है, लंबाई के साथ ये लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहां से इसका जो बेटा जी जड़त्व आघूर्ण है वो होता है ml स्क्वायर बाई 12। याद कीजिएगा, जब घूर्णन अक्ष यहां से गुजरेगी तो ml स्क्वायर बाई 3, घूर्णन अक्ष मध्य बिंदु से गुजरेगी तो ml स्क्वायर बाई 12। तो घूर्णन अक्ष को देखते हुए हमें जड़त्व आघूर्ण बताना है कि कौन सी घूर्णन अक्ष है। अगर उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आती है? आगे देखते हैं हम, देखिएगा बेटा जी, आगे अपन बात करें तो हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं परिभ्रमण। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं इसको, क्या होता है ये, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। हमारे पास में जो नया टॉपिक आया है वो है परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या, देखिए बेटा परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास में ये एक निकाय है और इस निकाय की बात करें तो इसका अभी जड़त्व आघूर्ण हमें दिया गया है, ये कोई घूर्णन अक्ष है इसकी, यहां पर इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण आई है, इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण कितना आई है और इसका द्रव्यमान कितना है m। तो अगर मैं ये जो मेरे को निकाय दिया गया है, अगर मैं इसको एक बिंदु द्रव्यमान मान लूं, अगर मैं इसको एक बिंदु द्रव्यमान मान लूं तो इस अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष को मैं यहां बना लेता हूं, इस अक्ष के सापेक्ष जो इनर्शिया है इसका आई डैश, अगर ये आई डैश इस आई के बराबर ही आ जाए, अगर ये आई डैश इस आई के बराबर ही आ जाए तो इसकी ये जो दूरी है k, इसी को अपन बोलते हैं परिभ्रमण त्रिज्या। इसी को क्या बोलते हैं? परिभ्रमण त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां से अपन देख लेंगे, ये k हो गया है हमारे पास में परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या। तो यहां से मेरे को एक बात का आइडिया रहता है कि ये आई था, यहां पर इनर्शिया कितना था आई, अगर इसको बिंदु द्रव्यमान मान लूं तब भी इस अक्ष के सापेक्ष इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, अगर ये आई डैश है तो आई डैश बराबर किसके आ गया है, आई के बराबर आ गया है। तो ये जो द्रव्यमान को मैंने जहां पर रखा है ये दूरी ही क्या कहलाती है, परिभ्रमण त्रिज्या कहलाती है। ये दूरी ही क्या है, परिभ्रमण त्रिज्या है, और ये भी लंबवत होती है, ये भी क्या होती है, लंबवत दूरी होती है बेटा जी। अब मेरे को पता है कि यहां पर हो जाएगा एम के स्क्वायर, और यहां पर मैं बात करूं तो पूरे कण की वजह से मैंने लिखा एम आर स्क्वायर। कितना लिखा, एम आर स्क्वायर, या ऐसे मान लिया कि आई बराबर आई डैश है तो आई डैश कितना आ गया है, एम के स्क्वायर। तो यहां से के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा जी, आई बटा एम, और के बराबर कितना, अंडर रूट आई बटा एम। कि अपन किसी भी दृढ़ पिंड का जब जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे और जड़त्व आघूर्ण को निकाल के यहां पर रख देंगे तो हमें के बराबर क्या मिल जाएगा, परिभ्रमण त्रिज्या। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं लिखूं, अभी हमने छड़ लिखी, छड़ का जड़त्व आघूर्ण हमने लिखा, जब घूर्णन अक्ष उसके कहां से पास हो रही हो, एक किनारे से, तो कितना आया था, ml स्क्वायर बाई 3। कितना आया था बेटा जी, ml स्क्वायर बाई 3। इसको बराबर कर दो किसके, m के स्क्वायर के। किसके बराबर कर दें, m के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, m से m खत्म हो जाएगा, और k स्क्वायर बराबर कितना आ गया, l स्क्वायर बटा 3। तो यहां से k बराबर मिल जाएगा l बटा अंडर रूट 3। मतलब अगर मैं उस छड़ को पूरा बिंदु द्रव्यमान मान लूं, ये जो छड़ थी हमारे पास में, जो घूर्णन अक्ष थी यहां पर, ये घूर्णन अक्ष थी, अगर इसको पूरा बिंदु द्रव्यमान मान ले तो ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, l बटा अंडर रूट 3। तो जितना ml स्क्वायर बाई 3 यहां मिला था उतना ही ml स्क्वायर बाई 3 यहां पर भी मिलेगा बेटा जी।
ये आ जाता है हमारे पास में परिभ्रमण त्रिज्या, जिसको सिंपल सा हमें एम के स्क्वायर बराबर क्या करना है, आई। एम के स्क्वायर बराबर क्या करना है, आई करना है बेटा जी, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। आगे अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में दो महत्वपूर्ण थ्योरम आ जाती है, दो महत्वपूर्ण प्रमेय आती है, जो हमारे लिए बहुत सारे सवालों को हल करने में काम आती है। तो सबसे पहले हमारे पास में आती है बेटा जी लंबवत अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय की क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे मान लो कि मैंने एक कणों का निकाय लिया है कुछ इस तरीके से, इसमें से यहां से ये एक वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अगर इसके सापेक्ष मैं जड़त्व आघूर्ण मान लेता हूं आई वाई, और इसके सापेक्ष अगर जड़त्व आघूर्ण है आई एक्स, तो ये दोनों तो एक ही तल में है। ये जो आई एक्स और आई वाई है, या जो एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये दोनों जिस तल में ये जो दृढ़ पिंड रखा है उसी तल में है दोनों। तो इनके जो लंबवत अक्ष है जेड, देखिए सिंपल सी कहानी है, एक्स अक्ष हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड अक्ष हो गया। जो हमारे पास में जियोमेट्री होती है वैसा ही देख रहे हैं अपन, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया और जेड अक्ष हो गया, और जेड अक्ष के सापेक्ष मैंने मान लिया है इनर्शिया कितना, आई जेड। यहां पर आ गया है हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, आई जेड। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या कहती है कि ये जो जेड अक्ष है, इसका सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है आई जेड बेटा, ये बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई के। ये किसके बराबर होता है, आई एक्स प्लस आई वाई के। यही है हमारे पास में लंबवत अक्षों की प्रमेय, इसको ध्यान रखने का है। बात क्लियर है सबको। फिर अगली बात यह है कि लंबवत अक्षों की प्रमेय की एक लिमिटेशन है, वो क्या है कि यह केवल समतल वस्तुओं या द्विविमीय वस्तुओं पर ही लागू होता है। समतल वस्तुएं कौन सी होती है, वो वस्तुएं जिनको अपन किसी सरफेस पर या किसी सतह पर रख सकते हैं। जैसे खाना खाने वाली प्लेट होती है, उसको हम रख सकते हैं ऐसे कैसे, पूरी की पूरी जम जाएगी, अपन स्पर्श पर रख सकते हैं, सतह पर रख सकते हैं आराम से। लेकिन इस पेन को क्या मैं रख सकता हूं, क्या नहीं रख सकता। बात समझ में आती है। तो यहां से हमारे पास में जैसे फोन होता है, फोन को भी बात करें, ये हमारे पास में एक फोन है बेटा जी, मान लो इस फोन को जैसे ऐसे रख दिया है मैंने, इस समतल में रख दिया है, तो ये जो फोन है बेटा जी, ये क्या है, एक समतल वस्तु है, या कह सकता हूं ये एक द्विविमीय वस्तु है। बात समझ में आती है, जिसके पास में सिर्फ दो विमाएं हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जेड अक्ष नहीं है। बात क्लियर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लंबवत अक्ष प्रमेय में यह केवल समतल वस्तुओं या द्विविमीय वस्तुओं पर ही लागू होता है। फिर आगे आती है हमारे पास में समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय को पढ़ने से पहले इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो तीनों अक्ष है ये आपस में क्या होती है, लंबवत होती है। ये जो तीनों अक्ष है ये आपस में क्या होती है, लंबवत होती है, जिनमें से एक्स और वाई उसी तल में होते हैं जिस तल में क्या होता है, दृढ़ पिंड होता है, और जेड अक्ष उस तल के लंबवत होता है। आई एक्स, या मैं बोल देता हूं एक्स एंड वाई दृढ़ पिंड के तल में होते हैं, तथा जेड अक्ष पिंड के तल के लंबवत, दृढ़ पिंड के तल के लंबवत होता है। यही कहानी है सिंपल सी। फिर आगे बात करते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय को जानते हैं कि जैसे कि मान लो कि मेरे को एक दृढ़ पिंड दिया गया था और बोला गया कि ये जो अक्ष है इसके खिलाफ या इसके सापेक्ष अपने को इसका जड़त्व आघूर्ण बताना है। ये एक दृढ़ पिंड दिया गया था, इस अक्ष के सापेक्ष हमें क्या बताना है, इसका जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है, सबसे पहली स्टेप, पिंड का द्रव्यमान केंद्र पता करो। पिंड का द्रव्यमान केंद्र पता करो, पिंड का द्रव्यमान केंद्र पता करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। पिंड का द्रव्यमान केंद्र पता करने के बाद में जैसे मान लो कि यहां पर हमने ये पता किया इस कण का ये द्रव्यमान केंद्र है, तो अब इस द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष आई लिखो, जिसको हम बोल देंगे आईसीएम। जैसे ये
द्रव्यमान केंद्र का पता किया, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण लिखो, तो ये है आईसीएम। द्रव्यमान केंद्र बोले तो सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाली घूर्णन अक्ष के सापेक्ष हमें इनर्शिया लिखना है, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी है, डी क्या है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। तो यहां से जो इनर्शिया आएगा, ये जो जड़त्व आघूर्ण है बेटा जी आई, ये बराबर होता है, ये जो जड़त्व आघूर्ण हमें मिला है बेटा, ये बराबर होता है, ये जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से होकर, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस इस पूरे पिंड का द्रव्यमान m और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है इसके डी स्क्वायर। तो ये है हमारे पास में इस अक्ष से होकर गुजरने वाली या इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I बराबर ICM प्लस एम डी स्क्वायर। ICM बराबर ये I इनर्शिया, ये जो जड़त्व आघूर्ण है I, ये आ गया किसके बराबर, ICM प्लस एम डी स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है। और इसकी खास बात यह है कि एक अक्ष द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए, जो कि हमने पहले ही देख लिया है। फिर दूसरा है, यह सभी आकार की वस्तुओं पर लागू होता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये सिर्फ समतल वस्तुओं में लगे, ऐसा नहीं है, ये सभी आकार की वस्तुओं में लागू होती है। तो ये दोनों अक्ष हमें, या जो दोनों प्रमेय हैं, हमें पता होनी चाहिए बेटा जी। सिंपल सी कहानी है। आगे हम बात करें तो मेरे पास में, मैं यहां पर एक चार्ट बना के लाया हूं। ये चार्ट ऐसे कैसे याद रख लेना, ये चार्ट ऐसे कैसे याद रखना है, और ध्यान से सुनिएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने लिया कि पिंड कौन सा है, फिर लेंगे घूर्णन अक्ष की स्थिति, फिर चित्र बनाएंगे, और फिर जड़त्व आघूर्ण बताएंगे, और फिर परिभ्रमण त्रिज्या बताएंगे। जैसे यहां पर सबसे पहले हमारे पास में आती है वर्ताकार वलय। वर्ताकार वलय कुछ इस तरीके से, ये हमने एक वर्ताकार वलय बना दी है बेटा जी, और इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली ये जो घूर्णन अक्ष है, इसके सापेक्ष हमें क्या बताना है, इसका जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे अपन बताएंगे इसका जड़त्व आघूर्ण। तो ध्यान से सुनो बेटा, यहां से ये देख लिया हमने, लिखा है तल के लंबवत, ये जिस तल में रखे, जैसे मान लो कि ये मेरे पास में ये एक वलय है, जिस तल में रखी है उस तल के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, ये इसका केंद्र है, तल के लंबवत एवं केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष अपने को बताना रहेगा। तो इसके सापेक्ष इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है बेटा जी, ये होता है mr स्क्वायर। ये कितना होता है, mr स्क्वायर होता है। और फिर हमने देखा कि भाई ये जो परिभ्रमण त्रिज्या है ये क्या होती है, परिभ्रमण त्रिज्या तो भैया I बराबर एम के स्क्वायर, और I कितना आ चुका है, mr स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर, m से m निपटा दिए, और तो r बराबर क्या मिल चुका है, k मिल चुका है। इसका मतलब परिभ्रमण त्रिज्या k बराबर कितना आ गया है, r है। परिभ्रमण त्रिज्या k बराबर कितना, r है। फिर इसके बाद में हमारे पास में सवाल आ गया है कि व्यास के सापेक्ष, कि पहले तो हमें कुछ इस तरीके से ऐसे पास हो रही थी, अब हम ऐसे ले रहे हैं कि व्यास के सापेक्ष इसका ये जो व्यास है, व्यास के सापेक्ष ये जो यहां पर हमने इसकी घूर्णन अक्ष ली है, ये घूर्णन अक्ष से कैसे ही ले जाओ व्यास के सापेक्ष, भले ही ऐसे लेके चले जाओ, ये भी व्यास के सापेक्ष ही है। क्लियर बात। तो सिंपल सी कहानी है। यहां पर हम कैसे सोल्व करते हैं इसको, कि मान लो कि ये मैंने एक्स अक्ष ले लिया और ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष मैंने ले लिया बेटा जी, यहां पर ये तो ले लिया चलो आई वाई, क्लियर बात, और ये ले लिया मैंने क्या, आई एक्स। अब मैं ऐसे खींच दूं चाहे ऐसे खींच दूं, भाई मेरे पास में कुछ इस तरीके से देख लो कि मेरे पास मान लो कि एक चूड़ी है, अब चूड़ी पे कुछ इस तरीके से व्यास ऐसे लाइन खींच दो चाहे ऐसे खींच दो, ये तो सममित निकाय हो गया ना इन दोनों अक्षों के सापेक्ष। तो जितना आई एक्स के साथ होगा उतना ही किसके साथ होगा, आई वाई के साथ होगा। बात समझ में आती है, जितना इनर्शिया आई एक्स होगा उतना ही इनर्शिया आई वाई भी होगा। और ये जेड है, बात समझ में आती है, इस ये है आई जेड, ये क्या है आई जेड, और ये आई जेड क्या है, इसके लंबवत होके गुजर रहा है। तो ये लंबवत होके गुजरा तो कितना आया था, एम आर स्क्वायर आ गया था। कितना आ गया था, एम आर स्क्वायर आ गया था। और मेरे को सिंपल सी कहानी पता है, मेरे को सिंपल सी कहानी है कि आई जेड बराबर क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड बराबर क्या, आई एक्स प्लस आई वाई होता है। तो देख लीजिए यहां से हमें बेटा जी आई एक्स कितना मिल जाएगा, देखिएगा आई जेड तो हो गया है कितना, एम आर स्क्वायर, और ये आई प्लस आई कितना हो गया 2i, तो आई बराबर कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बटा 2। तो यहां से ये मिल चुका है एम आर स्क्वायर बटा 2।
फिर वही इसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देंगे तो हमें परिभ्रमण त्रिज्या क्या मिल जाएगी, आर मिल जाएगी। बात समझ में आती है। ऐसे ही आगे बात करें तो तल के लंबवत स्पर्श रेखीय, यहां पर देखिए ये तल के लंबवत है लेकिन स्पर्श रेखीय है। यहां से ये रिंग थी, इसके साथ ये स्पर्श रेखीय है। यहां से मेरे को समझ आ रहा है कि भैया यहां से ये सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष है जिसका जड़त्व आघूर्ण मेरे को मिल चुका है और ये इसके समांतर है, तो समांतर अक्ष पर में लगाऊंगा ना बाबा, काहे में याद करेगा, मैं तो समांतर अक्ष पर में लगाएगा। तो समांतर अक्ष पर में लगा दीजिए। यहां पर जैसे हमने यहां पर लगाया लंबवत अक्षों की पर में, हमने कौन सा सवाल लगाया यहां पर, लंबवत अक्षों की पर में। यहां पर मैं लगा देता हूं क्या, क्या लगा दे रे बाबा, क्या लगा दे, बोलना, अरे शाबाश, बोलो बोलो बोलो, मुकेश, गोपाल, विनोद, बोलो ना सारे। यहां पर मैं लगाऊंगा समांतर अक्षों की पर में। तो समांतर अक्षों की परमे में देख लूंगा, ये मेरे पास में द्रव्यमान केंद्र है और यहां पर मैं ले लिया आईसीएम और ये कितना आ गया था, एम आर स्क्वायर, और ये दूरी कितनी, त्रिज्या आर के बराबर। तो हमने पता किया था कि ये जो आई है ये हो जाएगा आईसीएम और प्लस द्रव्यमान एम और आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां पर लिखेंगे एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना, 2mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर, और फिर साथ के साथ परिभ्रमण त्रिज्या √2r के बराबर। परिभ्रमण त्रिज्या किसके बराबर, √2r के बराबर। ऐसे ही हमने सारे ही सवाल किए हैं। फिर यह है तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। ये तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, यहां पर फिर से समांतर अक्षों की पर में लगाओ क्योंकि ये अभी अभी हमने निकाला था द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरे, तो एम आर स्क्वायर बटा 2, ये इनके बीच की दूरी r और ये i पता करना है। तो आईसीएम एम आर स्क्वायर बटा 2 प्लस एम आर स्क्वायर कितना आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर बराबर √3/2 r। क्या बात समझ में आती है प्यारे बच्चों, सिंपल सी कहानी है। ऐसे ही मेरे पास में ये वर्ताकार चक्ति है। वर्ताकार चक्ति में बात करेंगे तो वही सारे के सारे बिल्कुल जैसे हमने वलय में देखा था वैसे ही, पहले तल के लंबवत ले लिया हमने और द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2 एम आर स्क्वायर, परिभ्रमण त्रिज्या r/√2, व्यास के सापेक्ष वही यहां पर भी लंबवत अक्ष की पर में लगा दो, यहां पर भी क्या लगा देंगे, लंबवत अक्ष पर में, लंबवत अक्ष पर में लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा एम आर स्क्वायर बटा 4 और ये आ गया r/2। फिर यहां पर लगा दो, इन दोनों ही केस में क्या लगा देंगे, समांतर अक्ष पर में। बहुत बढ़िया, समांतर अक्ष पर में लगा देंगे। समांतर अक्ष पर में लगा देंगे तो तल में स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष 5/4 एम आर स्क्वायर और ये आ गया √5/2r। फिर तल के लंबवत स्पर्श रेखीय, यहां पर तल के लंबवत स्पर्श रेखीय है, कितना हो जाएगा √3/2 एम आर स्क्वायर और ये बराबर आ गया √3/2r के बराबर परिभ्रमण त्रिज्या। आगे बात करते हैं छिद्रित चक्ति। ये भी ऐसे कैसे याद कर लो कि तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष यहां पर ये हमने एक छेद कर दिया है इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, जैसे छेद किया तो ये जो अंदर पार्ट बच गया है इसका ये त्रिज्या r1 है और इसकी ये जो पूरी त्रिज्या थी ये r2 के बराबर है। ये तो है r1 और ये है r2 के बराबर, तो ये हो जाएगा m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और परिभ्रमण त्रिज्या आ जाएगी √r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बटा 2। ऐसे कैसे याद कीजिएगा। फिर बात करें व्यास के सापेक्ष क्या हो जाएगा, सिंपल है, लिख लीजिए ऐसे कैसे, याद रखिए बेटा जी इसको भी m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। वही ये r1 छोटी वाली त्रिज्या तो या आंतरिक त्रिज्या बोल दो r1 और बाहरी त्रिज्या बोल दो क्या, r2। बात समझ में आती है प्यारे बच्चों। तो यह आ गया √r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बटा 2। फिर आगे हम बात करें तो हमारे पास में आ गया है ठोस गोला। ठोस गोले की बात करें तो ठोस गोलो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, तो ये द्रव्यमान केंद्र है, यहां से जब गुजरती है तो ये आता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ये क्या आता है 2/5 एम आर स्क्वायर और फिर परिभ्रमण त्रिज्या आ चुकी है किसके बराबर, √2/5 इंटू r। फिर स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष ये स्पर्श रेखा है, यहां पर लगा दो समांतर अक्षों की पर में, क्योंकि समांतर अक्ष है दोनों, समांतर अक्ष पर में लगा देंगे तो समांतर अक्ष पर में से मेरे को पता लग गया। यहां पर पूछा है आई और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आईसीएम अभी पता किया हमने कितना, 2/5 r स्क्वायर एम आर स्क्वायर और ये त्रिज्या कितनी है r।
तो सिंपल सी कहानी एक बार और लगा के सीख लेते हैं कि ये आई पूछा है, तो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली आईसीएम के सापेक्ष कितना आया था 2/5 mr², और ये दूरी कितनी है r, द्रव्यमान m, तो md² होता था तो कितना हो जाएगा mr²। इसको हल कर लेंगे तो 7/5 mr² आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण, और फिर mk² के बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना, ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, इसकी परिभ्रमण त्रिज्या। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो आ गया है खोखला गोला, जिसको पतला गोलीय निकाय, गोलीय कोष कहेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष आ जाएगा हमारे पास में 2/3 mr²। खोखला गोला है, ठीक है, कि गोला खाली है अभी, और इसकी परिभ्रमण त्रिज्या आ जाएगी वो, और जैसे हमने ठोस गोले में निकाला था स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, वैसे ही 5/3 mr², और ये √5/3r। याद रखिए ऐसे कैसे। फिर आगे बात करें बेटा जी, खोखला बेलन आ चुका है हमारे पास में। खोखले बेलन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में खोखला बेलन जो होता है बेटा जी, ये होता है वलय के बराबर। कैसा, जैसा वलय में आया था, वृत्ताकार वलय में बिल्कुल वही आया है। बात क्लियर है, क्योंकि बेलन को अगर मैं दबा दूंगा, पिचका दूंगा, तो मेरे पास में क्या बन जाएगी, एक रिंग ही तो बनेगी। भाई बेलन था, बेलन को दबा दिया, कुछ इस तरीके से ये बेलन था हमारे पास में, इस तरीके से ये बेलन है, इसको दबा दो, तो दबा दूंगा तो रिंग बन जाएगी, वलय बन जाएगी। वलय का जितना जड़त्व आघूर्ण mr² था उतना ही इसका भी रहेगा। फिर ये लंबाई के लंबवत एवं द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, कि यहां से ये लंबाई है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसकी ये तो लंबाई है, और इस लंबाई के लंबवत और द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली इस अक्ष के सापेक्ष इसका जो जड़त्व आघूर्ण है ये है। इसकी त्रिज्या r के बराबर है और इसकी लंबाई l के बराबर, तो mr²/2 प्लस ml²/12 के बराबर है। फिर परिभ्रमण त्रिज्या आ जाएगी। ऐसे ही बात करें तो लंबाई के लंबवत एवं बेलन के एक सिरे से होकर, ये तो लंबाई हो गई हमारे पास में, लंबाई के साथ लंबवत है और किसी एक सिरे से होकर गुजरे, तो आई अपना कितना आ जाएगा, mr²/2 प्लस ml²/3। सिंपल सी कहानी है। पिचका दूंगा तो क्या बनेगा, वलय बनेगा। पिचका दूंगा तो क्या बनेगा, ऐसे पिचका दूं तो वलय, और ऐसे पिचका दूंगा तो क्या बन जाएगी, एक रोड बन जाएगी। रोड के मध्य बिंदु छड़ के मध्य बिंदु से कितना होता है, ml²/12। ऐसे ही यहां पर भी देखूंगा तो इसको पिचका दूंगा। अगर पिचकाना सीख गए ना बेटा तो सिंपल है कहानी, इसको पिचका दूंगा तो मेरे पास में एक वलय बनेगी, और इसको ऐसे पिचकाऊंगा तो ये छड़ बन जाएगी, और छड़ के एक छोर से गुजरे तो ml²/3 होता है। सिंपल कहानी। तो ये आ चुका है हमारे पास में आंसर। आगे मैं बात करूं तो ठोस बेलन, जैसा हमने खोखला बेलन समझा, पिचकाने पर वलय बन गया, बात समझ में आती है। ऐसे ही ठोस बेलन भी है। ठोस बेलन को पिचकाऊंगा तो भैया ठोस बेलन पिचका दिया तो वो तो पूरा भरा हुआ है, एक प्लेट बनेगी। तो जैसा हमारे पास में चकती का था, जैसा हमारे पास में इस ठोस बेलन को मैं चकती से कंपेयर कर सकता हूं, चकती के लिए mr²/2 आया था, ऐसे यहां पर भी देख लेंगे। ऐसे पिचका दो, ऐसे पिचका देंगे तो हमें क्या मिल चुकी है, एक चकती मिल चुकी है, और ऐसे पिचका दो इसको लंबाई, तो ये आ चुका है हमारे पास में 3/2 mr²। अच्छा, इसमें नहीं पिचकाना है अभी, ये तो आ गया हमारे पास में लंबाई के समांतर ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष, ये लंबाई के समांतर ज्यामितीय अक्ष mr²/2। और फिर यहां से बात करें तो ज्यामितीय अक्ष के समांतर एवं बेलन की सतह पर, ज्यामितीय अक्ष के समांतर एवं बेलन की सतह पर, तो यहां पर फिर से लगा दो हमारे पास में क्या, समांतर अक्ष पर में क्या लगा देंगे, समांतर अक्ष की पर में, समांतर अक्ष की पर में लगा दोगे तो इसका भी उत्तर आ जाएगा। यहां पर भी अगर बात करें तो हमारे पास में सिंपल सी कहानी रहेगी बेटा जी, ये आ गया हमारे पास में छड़ की वजह से, और ये आ गया हमारे पास में चकती की वजह से। जैसा हमने अभी किया था रिंग में, हमने वलय में किया था, वैसा ही है। और ये हमारे पास में परिभ्रमण त्रिज्या है। तो ऐसे कैसे याद कीजिएगा बेटा जी, इसके साथ साथ हमारे पास में एक पतली छड़ ले ली है हमने, जो हमने अभी देख लिया था छड़ का, तो कि मध्य बिंदु से ml²/12 और किसी एक छोर से ml²/3। फिर ये आ गया हमारे पास में एक आयताकार पटल है। आयताकार पटल की बात करें तो मान लो कि आयताकार प्लेट है, एक क्या है, आयताकार प्लेट है। इसके तल में भुजा B, इसकी ये भुजा A है और ये भुजा कितनी है, B है। तो बोला है तल में भुजा B के लंबवत, भुजा B के
तो लंबवत हो गया एवं द्रव्यमान केंद्र, ये इसका द्रव्यमान केंद्र है और ये है इसकी भुजा B, इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो लंबवत है। तो अब कुछ नहीं करना बेटा जी, इसको इस तरीके से दबा दो। तो अगर इस तरीके से पिचका दूं तो क्या ये मेरे पास में कुछ इस तरीके की एक छड़ बन जाएगी। इसको अगर ऐसे पिचका दूंगा और छड़ के मध्य बिंदु से कितना होता था, ml²/12 होता था। इसकी ये लंबाई b है तो ये लंबाई b, तो ml²/12 होता था, l बराबर b है तो ये कितना हो जाएगा, mb²/12। बात क्लियर है। ऐसे ही अगर बात करें तो भुजा ए के तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली भुजा ए के तो लंबवत, इसको इस बार ऐसे दबाओ, इसको इस बार ऐसे दबाएंगे तो ये मेरे पास में कुछ इस तरीके की एक राड बन जाएगी जिसमें ये हो गया है ए। क्लियर बात। तो ml²/12 होता था तो ml ये लंबाई ए के बराबर हो गई, ma²/12 हो गया। तो ये हमें पिचकाने वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भैया। तो ये आ गया है। ऐसे ही तल के लंबवत अगर बात करेंगे तो सिंपल सी कहानी है, इसको ऐसे पिचका दूंगा तो मेरे पास में, या मैं ऐसे मान लेता हूं कि यहां से ये कितना आया मेरे पास में mb²/12 और ये कितना आया था अभी हमने देखा ma²/12 आ गया। ये देख लिया हमने, ये आ गया mb²/12 और ये आ गया ma²/12। तो और ये पूछा है, देखिए कौन सी प्रमेय लग जाएगी यहां पर, लंबवत अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय लगा दो। सिंपल सी कहानी है, आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, ma²12 प्लस mb²/12, m/12 कॉमन ले लिए, ये हमारे पास में इसका उत्तर आ जाएगा बेटा जी। आगे अगर मैं बात करूं तो संयुक्त वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, जैसे मेरे पास में मैं मान लेता हूं कि मेरे को कुछ इस तरीके से ये मेरे को मान लेता हूं कि ये 3 वलय हैं एक ही जैसी, जिनका द्रव्यमान m और सबकी त्रिज्या r है, और यहां से ये एक व्यास के अनुदिश या व्यास के ऊपर से होकर ही गुजरने वाली एक अक्ष है, घूर्णन अक्ष है। तो यहां से अपने को इनका इनर्शिया बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसकी ये त्रिज्या r के बराबर है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से, भाई ये इन दोनों को भूल जाओ अभी फिलहाल, तो इसकी वजह से जो इनर्शिया है I1 वो कितना हो जाएगा भाई। अभी हमने देखा था कि जब भी हम रिंग की बात करेंगे या वलय की बात करेंगे तो व्यास के सापेक्ष कितना था, mr²/2। तो यहां से हम बोल देंगे कि ये तो हो गया मेरे पास में mr²/2, इसका तो काम खत्म। लेकिन ये दोनों जो रिंग है, अगर इन दोनों रिंग की बात करूं तो क्या दोनों रिंग एक ही जैसी है, और क्या ये इनके यहां से होकर गुजर रहा है, किस स्पर्श रेखीय है लेकिन व्यास के सापेक्ष है। व्यास इनका है ये इनका द्रव्यमान केंद्र हो गया और इनकी ये जो दूरी हो गई है r हो गई है। जैसी ये रिंग है वैसी ही ये भी है, तो इसका इनर्शिया कैलकुलेट कर लो और उसको 2 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसको I1 बोल दिया तो इसको I2 बोल दो। अब ये I2 कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। I2 बराबर अगर मैं बात करूं यहां से कि ये I2 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली एक अक्ष है जिसके सापेक्ष ICM कितना आया था, mr²/2 और ये प्लस mr²। बात क्लियर है। ये आ जाएगा कितना, 3 mr²/2। तो कुल इनर्शिया की बात करूं, कुल हो जाएगा मेरे पास में कितना, ध्यान से देखिएगा, I बराबर इसका I1 प्लस इसका I2, और दोनों एक ही जैसी है, गुणा कर दो 2 से। बात क्लियर है। तो I1 आ गया है mr²/2 और इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो यह आ जाएगा 3 mr²/2 गुणा 2। इसको हल कर लूंगा, अंतिम आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे कैसे, इस सवाल को भी कर देते हैं हम, और मैं तो उम्मीद करूंगा कि ये सवाल तुम खुद से कीजिएगा। ये इनर्शिया अपने को आई बताना है, वही ये हमारे पास में इसके व्यास के अनुदिश गुजरने वाली ही हमारे पास में क्या है, एक अक्ष है जिसमें मेरे को 3 अलग अलग चक्तियां दी गई है जिनका सभी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। तो यहां से ये देखूं तो इसकी वजह से पूरा इनर्शिया I लिख लेता हूं, इस चक्ति की वजह से तो कितना हो गया mr²/4, क्योंकि व्यास से होकर गुजर रहा है, हमें mr²/4 लिखा था अभी, प्लस जितना इसका उतना इसका, तो 2 गुणा इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया है mr²/4
4 और यहां से ये हो गई है मेरे पास में R के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, mr² बटा 4 प्लस mr²। मैंने यहां पर समांतर अक्षों की परमें लगा दी है। बिल्कुल ऐसे कैसे सोल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो नया टॉपिक आया है हमारे पास में बलागुण। अगर इस बलागुण की अगर मैं बात करूंगा ना बेटा जी, तो ध्यान से सुनिए। यदि किसी वस्तु पर लगे हुए बल का घूर्णन प्रभाव, या किसी वस्तु पर हमने जो किसी वस्तु पर लगे हुए बल का घूर्णन प्रभाव ही बलागुण है। कि मैं किसी वस्तु पर बल लगाऊं, कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास में ये किताब है, इसको अभी मैं बल लगा रहा हूं तो ये किताब चल रही है, लेकिन इसको अगर मैं यहां से बल लगाऊं तो ये कुछ इस तरीके से घूमने लग जाए, तो इस बल का जो प्रभाव था यही क्या है, घूर्णन कर रहा है। तो इस प्रभाव को ही अपन क्या कहते हैं, इसका बलागुण कहते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास में एक छड़ है, इसको मैंने यहां से निश्चित कर दिया है, इसको मैंने यहां से निश्चित कर दिया है या फिक्स कर दिया है, यहां से बांध के रखा है, जैसे ये यहां से मैंने फिक्स कर दिया। अब यहां से बल लगाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से घूर्णन करेगा, बात करिए है, या ऐसे बल लगाऊं तो ये घूर्णन करने लग जाएगा, ऐसे भी बल लगाऊंगा तब भी घूर्णन करेगा। तो बल, इस बल की वजह से ये घूर्णन करता है। तो बल का ये जो प्रभाव है इसी को जड़त्वागुण कहते हैं, और सॉरी इसको ही बलागुण कहते हैं। और इस बलागुण को हम बेटा जी टो से लिखते हैं, इसको बोलते हैं ताऊ, टो, इसको क्या बोल देंगे, ताऊ बोल देंगे, टो बोल देंगे। तो ये होता है टॉर्क बराबर आर वेक्टर प्लस सॉरी आर वेक्टर, देखिए देखिए ध्यान से एक बार रुक जाइए। ये जो बलागुण होता है तो ये बराबर होता है किसके, इस बल की ये जो दूरी है यहां से निश्चित बिंदु से बल कितनी दूरी पर लगाया गया है, ये दूरी का सदिश रूप का अपन सदिश गुणन लेते हैं किसके साथ, इस बल के साथ। तो आर सदिश क्रॉस एफ सदिश, फिर मेरे को पता है ये होता है आर एफ साइन थीटा। अगर ये थीटा 0 डिग्री के बराबर तो टॉर्क 0 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा जो कि अधिकतम होगा, और 180 डिग्री पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि मान लो हमने बांध के रखा, अगर मैं 0 डिग्री पे बल लगाता हूं तो कोई घूर्णन नहीं, इधर भी 180 पर इसको दबाने की ऐसे खींच रहा हूं तो घूर्णन नहीं, ऐसे दबा रहा हूं तब भी घूर्णन नहीं। लेकिन 90 डिग्री पर अगर लगा दूं तो ये कुछ इस तरीके से घूर्णन करने लगता है। तो 90 डिग्री पर घूर्णन होगा, 0 और 180 पर कोई घूर्णन नहीं होता है। आर यहां पर निश्चित बिंदु से बल की दूरी है, निश्चित बिंदु से बल की दूरी है, और एफ यहां पर इसका बल है, और थीटा आर व एफ के बीच का कोण है, कि इस दूरी और एफ के बीच में कितना कोण है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है बेटा जी। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हम राइट हैंड थंब रूल से लिखेंगे। इकाई इसकी न्यूटन मीटर होती है, विमाई इसकी m1L2 T-2 होती है। और क्योंकि लंबवत होता है तो एक बात सिंपल सी ध्यान से रखो भाई, तुम्हें बीच में कोई भी कोण दिया हुआ हो, कुछ नहीं करना है, या तो इस दूरी का लंबवत घटक ले लो और फिर बल से गुणा कर दो, या बल का लंबवत घटक ले लो और किससे गुणा कर दो, दूरी से गुणा कर दो, तो हमें सीधे सीधे यहां से क्या मिल जाएगा, बलागुण मिल जाएगा। आगे बात करते हैं हम। तो अगर मान लो कि मेरे को ये सदिश रूप दिया हुआ हो इन दूरी का और बल का, तो ये हो गई है दूरी और ये हो गया है बल, तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। जैसा कि हम सदिश में सीख चुके थे वैसे कि वैसे इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, आई कैप जे कैप के कैप, फिर आर एक्स आर वाई आर जेड, फिर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ऐसे करना है। क्लियर। फिर साम्य अवस्था की बात करते हैं कि साम्य अवस्था क्या होती है। साम्य अवस्था की अगर मैं बात करूं बेटा जी तो ध्यान से सुनिएगा, हमने सीखा था साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो 0 हो जाए, किसी वस्तु पर लगने वाला बल 0 हो जाए। देखिए हमने पहले न्यूटन बाबा के जब नियम पढ़े थे तो वहां पर भी साम्य अवस्था सीखी थी, वहां पर कण सिर्फ स्थानांतरित गति करता था इसलिए हम बल बराबर 0 करते थे। यहां पर कण घूर्णन भी करता है, तो किसी वस्तु पर लगे हुए बल और घूर्णन, घूर्णन घूर्णन का प्रभाव बोले तो उस पर लगे बलागुण दोनों को ही 0 कर दें, बल भी 0 हो जाए टॉर्क भी 0 हो जाए, तो ये जो वस्तु है ये साम्य अवस्था में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं यहां पर, कि मैंने यहां पर एक छड़ ली है, इस छड़ पर यहां पर 10 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का बल, और यहां से इसको निश्चित कर दिया है। तो पूछा गया कि ये ऊपर जो बल लगाया है ये कितने अमाउंट का होना चाहिए। अब क्योंकि बल बराबर 0 करना है तो जितने बल ऊपर है उतने नीचे होने चाहिए। ऊपर कितने, 10 प्लस 20 कितने, 30, तो ऊपर से भी कितना 30, मतलब एफ एक्स तो 0 है। अब साम्य अवस्था के लिए इसका मैं टॉर्क भी 0 करता हूं, साम्य अवस्था के लिए इसका मैं टॉर्क भी 0 करता हूं। तो टॉर्क देख लेते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। टॉर्क की अगर बात करेंगे
तो यहां से देखिए ये जो बल लगाया है, या मैं कुल टॉर्क लिखूंगा, कुल टॉर्क ये हो गया है किसके बराबर, एक तो 10 न्यूटन की वजह से, एक आ जाएगा 20 न्यूटन की वजह से, एक आ जाएगा 30 न्यूटन की वजह से। तो 10 न्यूटन का बल तो वहां पर है जहां पर हिंज किया गया, मतलब यहां पर तो दूरी बल तो 10 न्यूटन है, लेकिन जो आर क्रॉस एफ होता था दूरी तो है ही नहीं, दूरी 0 है, इसका मतलब इसकी वजह से 0। फिर 20 न्यूटन की वजह से बात करता हूं, तो यहां से ये 10 मीटर है, तो दूरी तो आर और बल कितना 20, तो 10 गुणा 20। अब दिशा देखता हूं तो मैं मेरे दाएं हाथ को लेकर जाता हूं बल की तरफ, अंगुलियों को घुमा देता हूं, जिधर बल जा रहा है अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, यह धनात्मक हो गया। फिर 30 न्यूटन की बात करता हूं, तो दूरी तो है x, दूरी तो है x और बल कितना है 30। दिशा देखता हूं, मेरे दाएं हाथ को लेके गया मैं इधर, बल नीचे जा रहा था, अंगूठा गया अंदर, अंदर वाली दिशा ऋणात्मक, और कुल बल 0 के बराबर होना चाहिए साम्य अवस्था के लिए। तो यहां से x गुणा 30 बराबर कितना आ गया है 200, तो x बराबर कितना आ चुका है 200 बटा 30, बोले तो 20 बटा 3 मीटर। कितना आ जाएगा 20 बटा 3 मीटर के बराबर आ जाएगा, ये जो बल जोड़ा है मैंने यहां पर। इसके बाद में फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण संबंध है टॉर्क अल्फा। टॉर्क का मतलब तो हो गया है बलाघूर्ण, टॉर्क का मतलब क्या बलाघूर्ण, और अल्फा का मतलब अल्फा का मतलब है कोणीय त्वरण। अल्फा का मतलब क्या है कोणीय त्वरण। तो बलाघूर्ण व कोणीय त्वरण में जो संबंध होता है बेटा जी वो होता है टॉर्क, कुल टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। यहां पर आई जड़त्व आघूर्ण है, अल्फा कोणीय त्वरण है, और टॉर्क तो यहां पर बलाघूर्ण है। बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो हमें पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से यहां से भी सवाल। फिर जैसे इसी पर बेस्ड एक सवाल है हमारे पास में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग केस है, इस केस को ऐसे कैसे ध्यान में रखिएगा कि पुली वाली प्रॉब्लम है कि ये एक पुली है जो भी घूमती है। अब तक हमने जो एनएलएम में पुलियां देखी थी वो घूम नहीं रही थी, यहां पर ये पुली भी घूमती है कि जैसे जैसे रस्सी खींचेगी तो ये पुली भी ऐसे घूम रही है, मतलब पुली यहां पर घूर्णन गति करती है, और ये जो दोनों द्रव्यमान है ये स्थानांतरण गति करते हैं। ये द्रव्यमान या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, मतलब स्थानांतरित गति है, लेकिन पुली घूमती है तो घूर्णन गति है। पुली घूम रही है तो कौन सी गति है भैया, घूर्णन गति है। तो यहां से मेरे को पूछा जाएगा कि ये जो त्वरण ए है ये कितना हो जाएगा, ये जो त्वरण ए है ये कितना हो जाएगा। मेरे को पता है जब वर्तीय गति पढ़ रहे थे तो ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण का जो संबंध है वो ए बराबर आर अल्फा का है। अब यहां से अगर मैं रेखीय त्वरण ए की बात करूंगा ना भैया, तो सिंपल सी कहानी कुल बल बटा कुल द्रव्यमान होता है, ये हमने न्यूटन बाबा के नियमों में जान लिया था। अब यहां से मैं कुल बल की बात करूं तो इधर तो हो गया है m1g, इधर हो गया है m2g, और मान लेता हूं कि ये m2 द्रव्यमान ज्यादा है m1 से, तो ये इधर की तरफ आ रहा है। तो कुल बल तो कितना हो जाएगा, ये दो द्रव्यमान हो गए, दो अलग अलग बल हैं। खैर कुल बल निकालना हमारे लिए यहां पर कोई मुश्किल कहानी नहीं है। यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कुल द्रव्यमान। ये जो कुल द्रव्यमान है यहां पर m1 प्लस m2 नहीं है, यहां पर और भी द्रव्यमान जोड़ा गया है। वो द्रव्यमान कौन सा है, ये कुल द्रव्यमान बेटा जी, ये उस पिंड का द्रव्यमान जो स्थानांतरण गति कर रहे हैं प्लस उस पिंड का द्रव्यमान जो घूर्णन गति कर रहा है। ये पिंड है घूर्णन गति, ये जो पुली है ये घूर्णन गति करती है और ये द्रव्यमान स्थानांतरण गति करते हैं। तो m1 प्लस m2 प्लस इसका जो घूर्णन गति करते हुए जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान जोड़ देंगे तो वो कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अब कैसे, मैं इसको बोल देता हूं स्थानांतरण को मास ट्रांसलेटरी, इसको बोल देता हूं मास रोटेशनल, MT MR। MT की बात करूंगा तो M1 प्लस M2, लेकिन MR किसके बराबर हो जाएगा, मेरे को पता है कि इनर्शिया बराबर होता है क्या MR स्क्वायर। इसमें ये जो M होता है यही होता है घूर्णन करने वाला मास, घूर्णन करने वाला द्रव्यमान। तो MR बराबर कितना हो गया I बटा R स्क्वायर। तो सिंपल सी कहानी आ चुकी है बेटा जी। कुल द्रव्यमान कुल बल की बात करें तो m2 माइनस m1 गुणा जी, क्योंकि m2g माइनस m1g बटा ट्रांसलेटरी द्रव्यमान प्लस घूर्णन करने वाला द्रव्यमान, तो m1 प्लस m2 तो ट्रांसलेशन प्लस I बटा आर स्क्वायर कौन सा हो गया है हमारे पास में, ये घूर्णन करने वाला द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला ऐसे कैसे ध्यान में रख लीजिए। यहां से हमें रेखीय त्वरण मिल गया और रेखीय त्वरण आ गया, तो यहां से मैं अल्फा भी निकालूंगा कैसे, a बटा r से, जहां पर r इसकी त्रिज्या है।
बात क्लियर है, आर इसकी त्रिज्या है। क्लियर बात। आगे हम चलते हैं, कोणीय संवेग। देखिए बेटा जी, कोणीय संवेग क्या होता है, अगेन यहां पर हमारे पास में महत्वपूर्ण है, ये भी यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कोणीय संवेग की बात करूं तो देखिए, सिंपल सी कहानी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो बेटा जी इसमें कोई खास बात नहीं है। घूर्णन गति से हम सिर्फ डर लगता है, लेकिन इतना डरावना है नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों? क्योंकि मैं सिंपल सी कहानी बता रहा हूं बेटा जी, जैसा हमने वृत्तीय गति में पढ़ा है या जैसा हमने स्थानांतरण गति में पढ़ा है, अगर उन सबको यहां पर जोड़ना सीख जाओगे, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना सीख जाओगे, तो फिजिक्स बहुत आसान है। जैसे मैं कोणीय संवेग की बात कर रहा हूं, मेरे को पता है रेखीय संवेग क्या होता है। न्यूटन बाबा ने बोला था कि एफ बराबर होता है क्या, डीपी बटा dt। एफ बराबर क्या होता है, डीपी बटा dt होता है। तो यहां से एफ को तो हम बोलते हैं टॉर्क, पी को बोलते हैं रेखीय संवेग, तो यहां पर बोल देंगे अपन इसको कोणीय संवेग, और टी क्या हो गया है, समय के बराबर हो गया है। तो यहां से जो एफ बराबर डीपी बटा dt हुआ करता था, एफ को हमने बोल दिया है टॉर्क। कोणीय संवेग था, उसको रेखीय संवेग एल बोल दिया, और ये समय है, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा बेटा जी dl बटा dt। जैसे ये मेरे पास में एक गेंद है, ये गेंद यहां से इसका स्थिति सदिश r के बराबर दिया है, ये कोण थीटा है, और ये गेंद इधर की तरफ v वेग से चलती है। तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो कोणीय संवेग l हो जाएगा वो क्या होगा, ये होता है बेटा जी इस कण का द्रव्यमान m, इस कण का द्रव्यमान m और r सदिश और v सदिश का सदिश गुणन करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में, क्योंकि ये क्या हो गया मेरे पास में, r सदिश गुणा p सदिश। तो ये आ गया है मेरे पास में रेखीय संवेग, क्योंकि यहां से अगर मैं बात करूंगा तो रेखीय संवेग आ जाएगा, मैं r को बाहर बुला लूं, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो mv बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग, मोमेंटम होता है। तो r सदिश क्रॉस p सदिश, फिर ये हो जाएगा मेरे पास में, इसको मैं हल करूंगा तो mvr साइन थीटा, फिर साइन थीटा आ चुका है तो मैं v साइन थीटा बोल दूंगा, तो v साइन थीटा क्या हो जाएगा, वेग का लंबवत घटक, या r साइन थीटा बोल दूं तो इस स्थिति सदिश का लंबवत घटक। कहने को बात यह है कि ये याद रखिएगा ऐसे के ऐसे। बात क्लियर है, mvr साइन थीटा या mvr, जिसमें यदि वेग और त्रिज्या दोनों लंबवत है तो mvr, और ये सारी चीजें हम एक कण के लिए लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे, एक कण के लिए। जैसे कि यहां पर ये एक गेंद थी हमारे पास में, क्लियर बात। फिर इकाई की बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड, विमा ये हो जाएगी, सदिश राशि होती है। एल जो कोणीय संवेग है ये लंबवत होता है इस स्थिति सदिश के, क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है। वही अपन इसका भी राइट हैंड थंब रूल से लिखेंगे, कैसे, वेग की तरफ जाओ, यहां से पूछा है हमें, इधर लेके गए हमारे राइट हैंड को, वेग की तरफ अंगुलियां घुमाओ, ये अंदर की तरफ गया, मतलब लंबवत है, ये आर के भी लंबवत और वी के भी लंबवत होगा। राइट हैंड थंब रूल से इसकी दिशा लिखेंगे। फिर एक समान वृत्तीय गति के दौरान कोणीय संवेग नियत होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। फिर आगे हम बात करें, ये तो हो गया था एक कण के लिए, लेकिन अगर कणों का निकाय हो जाए, जैसे कि ये यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कणों का निकाय है, एक ठोस वस्तु है। अगर दृढ़ पिंड की बात करें तो ये कोणीय वेग ओमेगा के साथ में घूमता है, और इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो आई है। तो इसका जो कोणीय संवेग L है ये बराबर होता है I ओमेगा के। ध्यान से सुनिएगा, रेखीय संवेग P बराबर mv होता है, द्रव्यमान को हम यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण I बोलते हैं, और V को हम यहाँ पर कोणीय वेग ओमेगा बोल देंगे, जो रेखीय वेग V हुआ करता था, और P को हमने क्या बोल दिया, L बोल दिया है, तो L बराबर I ओमेगा हो गया है। फिर कोणीय संवेग संरक्षण की बात करें, जैसे वहां पर रेखीय संवेग संरक्षण बात कर रहा था कि अगर कण पर लगने वाला बाहरी बल 0 के बराबर, या कण साम्य अवस्था में है, कण का कुल बल ही 0 है, तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता था। वैसे यहां पर कण पर लगने वाला टॉर्क 0 हो जाए, कण पर लगने वाला टॉर्क 0 के बराबर है, तो इसका संवेग नियत रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट। आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट का मतलब ओमेगा व्युत्क्रमानुपाती है किसके, जड़त्व आघूर्ण के। मतलब जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वस्तु का घूमना कम हो जाएगा। जैसे देखा होगा आइस स्केटिंग, जो बर्फ पर लोग स्केटिंग करते हैं, वो अगर उनको तेज घूमना होता है तो वो हाथों को अंदर ले लेते हैं,
धीरे घूमना होता है हाथों को फैला देते हैं, क्योंकि हाथों को फैला देंगे तो द्रव्यमान दूर गया, द्रव्यमान दूर गया तो जड़त्व आघूर्ण ज्यादा हो गया और कण धीरे धीरे घूमने लगा। और अगर फोल्ड कर लिए तो तेजी से घूमने लगा, क्योंकि द्रव्यमान पास में आ गया, द्रव्यमान पास में आ गया तो जड़त्व आघूर्ण कम हो गया, जड़त्व आघूर्ण कम तो ओमेगा ज्यादा तेज तेज घूमने लगेंगे। यही है हमारे पास में कोणीय संवेग संरक्षण। फिर आगे बात करते हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो जैसा कार्य ऊर्जा एवं शक्ति हम पहले पढ़े थे वैसा ही यहां पर भी होगा कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। फिर हमें पता था कि किया गया कुल जो कार्य है वो 1/2 mv² माइनस 1/2 mv², जहां पर m को हम लिखते हैं, ये कुछ इस तरीके से आया था हमारे पास में 1/2 m अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। m को यहां पर अपन इनर्शिया लिखते हैं, v को हम ओमेगा लिखते हैं, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा प्रारंभिक स्क्वायर। फिर f डॉट dx हुआ करता था, कार्य बराबर f डॉट dx होता था, बल गुणा विस्थापन, बल को हम टॉर्क लिखेंगे, विस्थापन को कोणीय विस्थापन थीटा होता है, तो f डॉट d थीटा। तो ये हमारे पास में फिर हमने समाकलन कर दिया, क्योंकि वहां पर भी हम समाकलन करते थे। शक्ति बराबर भी हमारे पास में सीधी सी कहानी है, वहां पर हमने पढ़ा था कि F डॉट V होती है, शक्ति बराबर F को हमने लिख दिया है बलाघूर्ण लिख दिया है और V हमने क्या लिख दिया है ओमेगा लिख दिया है। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर अगला आता है हमारे पास में संयुक्त स्थानांतरण गति, जिसमें कण आगे भी चले और घूमने भी लगे। जैसे कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल को ऐसे गिरा दिया मैंने पर्स पर, तो फुटबॉल घूमते हुए आगे की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे घसीटते हुए आगे नहीं जाएगी, ये पेन आगे जाएगा घूमते हुए, तो फुटबॉल ऐसे घूमते हुए आगे की तरफ जाएगी, फुटबॉल ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे फुटबॉल नहीं जाएगी, फुटबॉल ऐसे घूमते हुए आगे की तरफ जाएगी। बात समझ में आती है? तो इसको बोलते हैं अपन संयुक्त स्थानांतरण व घूर्णन गति। तो यहां पर ये जो द्रव्यमान केंद्र जितने वेग से आगे जा रहा है, इसका हर एक बिंदु उतने ही वेग से आगे जा रहा है, तो v है आगे ले जाने वाली गति या आगे ले जाने वाला वेग, और r ओमेगा है इसको स्पर्श रेखीय वेग, टेंजेंशियल वेग, जो इसको घुमाने का काम करता है। r ओमेगा की वजह से घूम रहा है और v की वजह से आगे जा रहा है। इसके तीन अलग अलग केस हो सकते हैं, v ज्यादा हो सकता है r ओमेगा से, v कम हो सकता है r ओमेगा से। तो v अगर ज्यादा है r ओमेगा से, मतलब घुमाने वाला कंपोनेंट कम है और आगे ले जाने वाला ज्यादा है, तो कण घसीटते हुए आगे जाएगा। बात समझ में आती है? लेकिन अगर आगे ले जाने वाला कंपोनेंट कम और घुमाने वाला ज्यादा है, जैसे ट्रैक्टर हमारा खेत में बैठ गया, फंस गया है, तो वो मिट्टी फेंकता है घूमते घूमते, क्योंकि टायर घूम ज्यादा रहा है, आगे कम जा रहा है, तो ये हो गया। और यदि v बराबर r ओमेगा हो जाए तो जितना घूमेगा उतना ही आगे भी जा रहा है, इसको बोलते हैं शुद्ध लौटनी गति। महत्वपूर्ण है हमारे लिए, शुद्ध लौटनी गति की शर्त क्या होती है? v बराबर r ओमेगा, की आगे ले जाने वाला वेग और घुमाने वाला वेग दोनों ही बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध लौटनी गति। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं, ये मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है, यही सारी चीजें लिखी है वापस से, कि अगर शुद्ध लौटनी गति होगी तो यहां पर ये v और r ओमेगा बराबर हो गया है इसके, तो ये भी v के बराबर, ये भी v के बराबर, v और v जुड़ के कितना हो गया है? v और v 2v, ये v और यहां पर इधर ये भी v, 90 डिग्री का कोण, तो रिजल्टेंट कितना? √2v। इधर की तरफ v, इधर भी v, दोनों विपरीत दिशा में है, परिमाण समान है, कट गया। इसलिए शुद्ध लौटनी गति में जो बिंदु धरातल के साथ संपर्क में होता है उस बिंदु का कुल वेग 0 के बराबर होता है। शुद्ध लौटनी गति का एक और हमें शर्त मिल चुकी है कि जो बिंदु धरातल के साथ संपर्क में है उस बिंदु का कुल वेग 0 के बराबर होगा। फिर आगे बात करें तो ये यहां पर जनरल परिणाम याद रख लो इसके, कि इधर ऊपर की तरफ होगा तो 2v cos α/2, कुल वेग यहां पर हम निकाल रहे हैं, इसका कुल वेग बराबर हो जाएगा 2v cos α/2, और इधर की तरफ होगा तो कुल वेग बराबर हो जाएगा 2v sin β/2 के, जहां पर ये इधर की तरफ v, इधर r ओमेगा, इधर आगे v और इधर r ओमेगा। आगे अगर मैं बात करूं तो गतिज ऊर्जा शुद्ध, ये जो हम पढ़ रहे हैं शुद्ध लौटनी गति, शुद्ध लौटनी गति में अगर कुल गतिज ऊर्जा की बात करूं तो कण की दो तरीके की गति है। कण एक तो आगे चलता है और कण एक घूर्णन करता है। तो आगे चल रहा है ट्रांसलेटरी और घूम रहा है रोटेशनल। तो आगे चलने की वजह से गतिज ऊर्जा और घूमने की वजह से गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल गतिज ऊर्जा आ जाएगी। और फिर फाइनली हमारे को ये एक फार्मूला है जो याद रखना है कुल गतिज ऊर्जा का, ये है टोटल गतिज ऊर्जा।
टोटल गतिज ऊर्जा को ट्रांसलेटरी गतिज ऊर्जा से भाग दे देंगे तो हमें ये एक अनुपात मिल जाएगा इस तरीके से 1 + k² बटा r² के बराबर। बात क्लियर है? फिर हमारे को r² बटा ये जो k² बटा r² का जो अनुपात है ये देखें तो वलय के लिए होता है 1, चकती के लिए होता है 1/2, खोखले गोले के लिए 2/3, ठोस गोला के लिए 2/5। फिर ये हमारे पास में एक इस तरीके का सवाल आ सकता है कि नत तल पर अगर लौटनी गति होती है तो एक गेंद को अगर यहां से छोड़ दूं तो ये गेंद यहां से घूमते हुए आगे की तरफ जाके यहां पहुंच जाएगी। तो यहां पहुंचते पहुंचते ये जो अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग v, ये बराबर हो जाएगा √2gh बटा 1 + k² बटा r², और दूसरा a बराबर g sin थीटा बटा 1 + k² बटा r², और फिर टाइम की बात करें तो √2s बटा g sin थीटा और 1 + k² बटा r² के बराबर। ये पूरी कहानी याद रखनी है बेटा जी। तो यही था हमारे पास में घूर्णन गति। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा और खूबसूरत चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से पढ़िए भैया, और इसके सवाल लगाइए। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही चैप्टर में बनोगे बेटा जी। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसका मार्केट में हवा बना के रखा है कि ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी। मैं कह रहा हूं जड़त्व आघूर्ण निकालना सीख लीजिए, बहुत आसान है उसको निकालना, सिंपल सा सवाल आएगा और आराम से कर लोगे उसको। बात क्लियर है? तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा जी, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।